बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असैसिनेशन फाइल एक तेज रफ्तार फिल्म नावल जिसका शहर आपको तादे जकड़े रखेगा। अदबिस्तान के सामाईन के लिए बतौर ख़ास दुनिया के अपने तई वाहिद सुपर पावर के लामहदूद इख्तियारात के मालिक सदर के गिर्द घूमने वाली एक अनोखी साजिश का अहवाल। पहला बाब। स्याह फार्म सेनेटर एलन लॉस्की ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का सदारती इंतखाब भारी अक्सरियत से जीत लिया था। इस खुशी के मौके पर वाशिंगटन डीसी में दरिया के किनारे वाक़ 5 स्टार होटल एम्बेसडर में ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा था। रोशनी से बकाए नूर बने हुए होटल में हर सू रंग बिरंग के खुशनुमा गुब्बारे और अमरीकी झंडियां नजर आ रही थीं। होटल का रिक्रिएशन हॉल मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। कहीं तिल धरने की जगह मौजूद ना थी। हुस्न के जलवे आम थे। मेहमान ज़ग-बग लिबास में इधर से उधर हरकत कर रहे थे। फ़िज़ा में मर्दाना कहकहे और सुरीली हंसी के फव्वारे उबल रहे थे। हर सो रंगीनियां ही रंगीनियां बिखरी हुई थीं। एक दूसरे से हंसी मजाक और शोरो गोगा से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एक तरफ अशियाए खुर्दोनोश का अंबार लगा हुआ था। सेनेटर लॉस्की और उसके जवान साल अकलौते बेटे समेत सारे मेहमानों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त थे। मेहमानों के दरमियान और बाहर हर फ्लोर के कॉरिडोर में हत्ता के होटल की छत पर एफबीआई के मुसल्लह एजेंट अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल चौकस खड़े थे। मेहमानों को शनाख्त के बाद ही रिक्रिएशन हॉल में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही थी। कोई बिन बुलाया मेहमान तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इनकी टीम लीडर कैप्टन लॉरेन, जिसने बड़ी महारत और खुश असलूबी से सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल रखे थे, वो स्याह जुल्फ़ों और स्याह आंखों की मालिक एक खुश जमाल और खुश अंदाम दोशीज़ा थी। वो सेनेटर लॉस्की की जीत पर बहुत खुश थी और मेहमानों के दरमियान होने के बावजूद अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं थी। वो और इसके एजेंट्स मेहमानों पर कड़ी निगाह रखे हुए थे। रायशुमारी की आखिरी इत्तला रियासत कैलिफोर्निया से आने वाली थी, जिसका सबको बड़ी बेचैनी से इंतजार था। आखिरी इत्तला भी इसी दौरान आ ही गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सेनेटर एलन लॉस्की की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया था। ये खुशखबरी सेनेटर के बेटे ने वहीं फ़ोन पर वसूल की और फिर बड़े जोशो खरोश से सारे मेहमानों को सुनाई। फिर तालियों की ज़बरदस्त गूंज में अपने बाप की तरफ बढ़ा। हम कामयाब हो गए अब्बू, आपको नामजदगी मिल गई। वो मारे खुशी के अपने बाप से लिपट गया। नहीं, ये कामयाबी तुम्हें मिली है बरखुरदार, सेनेटर लॉस्की ने पुरमसरत लहजे में जवाब दिया। तुम्हें और इन सब को जो आज रात यहाँ मौजूद हैं। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। आज की कामयाबी तुम्हारी मरहूने मिन्नत है, बल्कि तुम सबकी मरहूने मिन्नत है। इसने अपने बेटे को फिर से गले लगा लिया। तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आज माँ जिंदा होती तो इसे बेहद फख्र होता, बेटे ने कहा। हाँ, इसे है बेटा, इसे है। सेनेटर लॉस्की एक लम्हे के लिए अफसरदा हो गया। तो क्या अब मैं इन्हें जनाबे सदर कहूँ? बेटे ने मेहमानों की तरफ देखकर हंसते हुए अजराहे तफनन कहा। या अब भी अब्बू ही कहना होगा? एक जबरदस्त कहका बुलंद हुआ और फिर सेनेटर हंसता हुआ तालियों की गूंज में अपने बेटे के साथ अपने लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। रात खासी बीत चुकी थी। जश्न के हंगामे सर्द पड़ चुके थे। अब हर सू गहरा सकूत था। सारे मेहमान रुखसत हो चुके थे, लेकिन एफबीआई के एजेंट पहले की तरह अपनी अपनी जगह मुस्ताद थे। सेनेटर लॉस्की अपनी ख्वाबगाह में सो रहा था। ख्वाबगाह से मुल्हिक वसी और अरीज लिविंग रूम में टीम लीडर कैप्टन लॉरेन तनहा अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए वक्त गुजारी के ख्याल से एक कागज़ पर सेनेटर लॉस्की की तस्वीर स्केच कर रही थी। लिविंग रूम की बाज रोशनियां गुल कर दी गई थीं। रोशनी और साए बाहम गले मिल रहे थे। अचानक सेनेटर लॉस्की अपनी ख्वाबगाह से बरामद हुआ। गर्मियों की रात के लिए मुनासिब तरीन है। वो शराब के कैबिनेट की तरफ बढ़ता हुआ बोला। लॉरेन चौंक कर खड़ी हो गई। मुझे अफसोस है सर, क्या मैंने आपको जगा दिया? वो मुतवहिश लहजे में गोया हुई। ओह बिल्कुल नहीं, सेनेटर लॉस्की ने खुशदिली से कहा। मैं इतना खुश हूं कि सो नहीं पा रहा। इसने एक बोतल निकाली और गिलास में शराब उंडेल ली। ये बड़ा अच्छा एहसास होगा, लॉरेन मुस्कुराई। क्या तुम्हें यकीन आएगा अगर मैं ये बताऊं कि मैं बहुत नर्वस हूँ? सेनेटर ने हंसते हुए कहा और अपना गिलास उठाकर लॉरेन के करीब आ गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लॉरेन बोली। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का पहला स्याफाम सदर। सुनो सुनो, अभी तो मैं मुंतखब भी नहीं हुआ, इसने हंसकर कहा और लॉरेन के हाथ में मौजूद आर्ट पेपर की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या मैं देख सकता हूँ? लॉरेन ने स्केच इसकी तरफ बढ़ा दिया। सेनेटर ने अपना स्केच गौर से देखा और इसके चेहरे से मुसर्रत फूटने लगी। बड़ा ही उम्दा काम है। क्या अच्छा सियासतदान है। लॉरेन ने हंसकर चोट की। नहीं, मैं संजीदा हूँ। वो एक सोफे पर बैठ गया। प्लीज बैठ जाओ, तुम बहुत अच्छी हो। कभी मैंने सोचा था कि उस्तानी बन जाऊं। लॉरेन उसके सामने बैठ गई। लेकिन क्या हुआ?
लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही लिखा था। लॉरेन पुरख्याल लहजे में बोली, मैं एक शख्स से मिली थी। वो मेरे कॉलेज में आया और उसने ब्यूरो के बारे में तकरीर की। यानी एजेंट बनना कैसा हो सकता है। इसने इसे बड़ा इज्जतमंदाना पेशा बनाकर पेश किया। वो कौन था? सेनेटर, जो बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था, पूछ बैठा। हार्वे यंग, लॉरेन ने जवाब दिया। वो हमारी टीम में है। इस दुनिया को हमने क्या से क्या बनाकर रख दिया है। सेनेटर ने पुरख्याल लहजे में कहा, तुम जैसी दिलकश लड़की उस्तानी बनने की बजाय गन उठाए फिर रही है। इसके अपने फ़वाइद हैं, लॉरेन बोली। एक तरीके से लगता है कि मैं दुनिया की बेहतरी में कुछ हिस्सा ले रही हूँ। सेनेटर लॉस्की हंसने लगा। लॉरेन भी उसका साथ देने लगी। होटल के फ्लोर पर 4 सू गहरा सकूत तारी था। अचानक एक लिफ्ट के ऊपर पहुंचने पर लिफ्ट की घंटी बज उठी। कॉरिडोर में लिफ्ट के बाहर मुतय्यन स्याफाम एफबीआई का एजेंट ने अपना मोबाइल निकाल लिया। लॉबी, वो बोला। क्या तुम किसी को भेज रहे हो? इसके अंदाज में घबराहट नुमाया थी। ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ से इसके साथी ने जवाब दिया। मैक्स, तुम अपनी मंजिल बंद करा दो। एन इसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग हंसते कहके लगाते हुए लॉबी में दाखिल हो गए। वो सब रंग बिरंग के गुब्बारे और झंडियां उठाए हुए थे। इनमें मर्द भी थे और ख्वातीन भी। अरे, ये तो गैराज नहीं है। इनमें से एक खातून हैरत और नागवारी से बोल पड़ी। गलत बटन किसने दबाया? एफबीआई एजेंट नंबर 6 ने मोबाइल पर फौरी अपनी टीम लीडर लॉरेंस से रब्ता कायम किया है। एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, मुतवहिश लहजे में बोला। यहाँ 15 अफराद घुस आए हैं। लिफ्ट इन्हें गलती से यहाँ पर लेकर आ गई है। नंबर 6, मैं टीम लीडर हूँ। लॉरेंस सोफे पर से बेताबी से उठकर अपने मोबाइल पर बोली। इन्हें वहीं रोको। स्कॉट, हॉल में जाओ। इसकी मदद करो। हार्वे, तुम दरवाजे की हिफाजत करो। वो अपने मातहतों को हिदायत जारी करने लगी। सेनेटर लॉस्की भी बेताबी से अपने सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। सर, मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज आप फौरन अपने कमरे में चले जाएं। लॉरेन ने पलटकर सेनेटर से कहा और उसे बाजू से पकड़कर इसके कमरे की तरफ धकेलने लगी। जाएं, प्लीज, जल्दी जाएं, ये सिक्योरिटी का मामला है, प्लीज। ओह, लेकिन मेरा बेटा। सेनेटर लॉस्की परेशान हो उठा। प्लीज सर, जाएं, ये सिक्योरिटी का मामला है। सेनेटर लॉस्की बदवासी के आलम में अपने कमरे की तरफ बढ़ा। लॉरेन मोबाइल पर अपने मातहतों से मुसलसल राब्ते में थी। स्कॉट, वहाँ क्या हो रहा है? इसने अपने एक साथी से पूछा। एजेंट स्कॉट एक मुसल्ला पहरेदार के साथ भागता हुआ लॉबी में पहुंचा। अब तक वहां हर लिफ्ट के दरवाजे से बिन बुलाए मेहमान उमटते चले आ रहे थे। स्कॉट ये देखकर हैरान रह गया। पूरी लॉबी मेहमानों से खचाखच भर गई थी। यहाँ कोड ब्लू का खतरा पैदा हो गया है। एफबीआई एजेंट स्कॉट ने अपनी कलाई में लगे नगमे से ट्रांसमीटर के जरिए अपनी टीम लीडर लॉरेन को मुतला किया। यहाँ 40-50 अफराद हैं। लिफ्ट में कोई गड़बड़ हो गई है। ये कौन लोग हैं? लॉरेन मोबाइल पर चीखी। वहाँ क्या हो रहा है? लिफ्ट पर कौन है? वहाँ ऑफिसर स्टील है। स्टील, क्या तुम वहाँ हो? ऑफिसर स्टील अपने एक साथी के हमरा होटल के इस हिस्से की तरफ भाग रही थी जहाँ लिफ्ट का केबल था। मैं स्टील बोल रही हूँ। मैं बॉक्स पर हूँ। ऑफिसर स्टील ने अपनी वर्दी में लगे हुए ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल करके जवाब दिया और दोनों बॉक्स की तरफ भागे। इनके करीब पहुंचते ही बॉक्स के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और एक जोरदार धमाके के साथ बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी। स्टील का साथी उछलकर दूर जा गिरा और साकित हो गया। ऑफिसर स्टील भागकर इस पर झुक गई। टीम लीडर, एक आदमी मारा गया है। इसने चीखकर इत्तला दी। पूरा हॉल तारीकी में डूब गया। बिजली के तारों से अभी चिंगारियां निकल रही थीं। स्टील अपनी रोशन टॉर्च के साथ डरती डरती आगे बढ़ी और बॉक्स को गौर से देखने लगी। मारे दहशत के इसकी आंखें फट सी गई थीं। बिजली के तारों से अब नन्हे नन्हे शोले निकल रहे थे और इसके नीचे लगे हुए लिफ्ट के नंबर यके बाद दीगरे जल रहे थे। स्टील, टीम वहां पहुंच रही है। स्टील को अपने नन्हे से ट्रांसमीटर पर ऑफिसर स्कॉट की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी पोजीशन कहाँ है? कोई लिफ्ट पर था, स्टील ने पैगाम दिया। ऑफिसर स्कॉट की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस जमे गफीर से किस तरह निपटे। अचानक इसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो सेनेटर लॉस्की के स्वीट के सुनसान कॉरिडोर में आराम से बढ़ता चला जा रहा था। इसके बाएं हाथ में एक सफरी बैग था। ऑफिसर स्कॉट यकबारगी चौंकन्ना हो गया। सर, आप वहां नहीं जा सकते। इसने इस शख्स को वार्निंग दी। आप वहां नहीं जा सकते। वो शख्स इत्मीनान से इसकी तरफ पलटा और स्कॉट की आंखें हैरत से फैल गईं। इस पुरसरार शख्स के चेहरे पर एक मुतबस्सम चेहरे का मास्क था। इसने बड़े आराम से अपने हैंडबैग से एक बम निकाला और इसके फीते में आग लगाकर इसे फर्श पर फेंक दिया। ऑफिसर स्कॉट ललकारता हुआ अपना पिस्तौल निकालकर इसकी तरफ भागा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। फर्श पर गिरते ही इस बम से बेतहाशा धुआं निकलने लगा। वो शख्स पलट कर भागा। सब लोग फर्श पर लेट जाएं, फर्श पर लेट जाएं। ऑफिसर स्कॉट रिवॉल्वर बदस्त इस शख्स के पीछे भागता हुआ चीखा। दूसरे कॉरिडोर से ऑफिसर हार्वे यंग भागता हुआ इससे आ मिला। कसीफ धुएं ने हर शख्स को अपनी लपेट में ले लिया था। टीम लीडर अपने मातहतों से मुसलसल राब्ते में थी। एक मसला खड़ा हो चुका है। वो अपनी गन निकालकर मोबाइल में चीखी। तमाम यूनिट मुतवज्जा हों, इंतहाई खतरा।
अचानक ड्राइंग हॉल का दरवाजा एक जबरदस्त धमाके से उड़ गया। साथ ही लॉरेन जैकब किसी तिनके की मानद उछलकर दूर जा गिरी। धुएं के गहरे बादल ड्राइंग हॉल में दर आए। इस धुएं में वो शख्स नमूदार हुआ। धमाके की आवाज सुनकर सेनेटर लॉस्की अपनी ख्वाबगाह से भागता हुआ निकला और अचानक अपनी जगह पर साकित हो गया। हर तरफ फैले हुए धुएं में इसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराते हुए चेहरे का मास्क और हाथ में रिवॉल्वर था। अचानक रिवॉल्वर ने शोला उगला। गोली सेनेटर लॉस्की के सीने में लगी और वो उलटकर फर्श पर ढेर हो गया। लॉरेन जैकब उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और जहन कुछ समझने से कासिर था। वो पुरस्कार शख्स आगे बढ़ा और उसने एक और गोली सेनेटर के सीने में पेवस्त कर दी। डैडी! दूसरे कमरे से सेनेटर का बेटा जूनियर लॉस्की चीखता हुआ अपने बाप की तरफ लपका। लॉरेन ने एकदम से जूनियर लॉस्की पर छलांग लगाई। पुरस्कार शख्स के रिवॉल्वर ने दो शोले उगले। लॉरेन ढाल बनी। जूनियर लॉस्की को लेकर फर्श पर गिर चुकी थी और दोनों गोलियां इसकी पीठ में पेवस्त हो चुकी थीं। पड़े रहो, इसी तरह पड़े रहो, वो चीखी और इसके साथ ही जूनियर लॉस्की के जिस्म पर ढेर हो गई। अचानक ऑफिसर स्कॉट और यंग ड्राइंग हॉल में दाखिल हुए। वो शख्स गोलियां चलाता हुआ भागा। ऑफिसर स्कॉट और ऑफिसर यंग भी इस पर गोलियां बरसाने लगे। वो शख्स खिड़की पर चढ़ गया। नीचे दरिया बह रहा था। ऑफिसर हार्वे यंग ने इसका निशाना लेकर फायर झोंक मारा। वो शख्स अचानक खिड़की से गायब हो गया। ऑफिसर यंग खिड़की की तरफ भागा और इस पर चढ़कर नीचे झांकते हुए चीखा, मैंने इसे गोली मार दी है। मैं जानता हूँ, मैंने इसे गोली मार दी है। ऑफिसर स्कॉट भागकर लॉरेन के पास पहुंचा। वो शदीद जख्मी थी। इसके मुंह और नाक से खून जारी था। यहाँ मुझे फौरी तिबी इमला चाहिए। स्कॉट ने अपने ट्रांसमीटर पर पैगाम भेजा। होटल एम्बेसडर में गोलियां चली हैं। फिर वो लॉरेन पर झुक गया। तुम बच जाओगी, तुम बच जाओगी। आहिस्ता आहिस्ता सांस लो। लॉस्की जूनियर अपने बाप की लाश से लिपटकर रोने लगा। ऑफिसर स्कॉट फिर से अपनी कलाई में लगे हुए नन्हे से ट्रांसमीटर पर चीख रहा था, तमाम यूनिट मुतवज्जा हों, हाई अलर्ट। देखते ही देखते हुकूमत की मशीनरी हरकत में आ गई। पुलिस और एफबीआई की कारें और एम्बुलेंस जोरों शोर से सायरन बजाती हुई होटल में पहुंच गई। पुलिस फोर्स का एक दस्ता होटल की सुरंग से गुजरता हुआ दरिया के किनारे पहुंच गया, जहां किसी की लाश तैर रही थी। हमने इसे काबू कर लिया। यहाँ पर कुछ है। कई आवाजें सुनाई दे रही थीं। वहां तारीकी के बाइस किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। सबने अपनी टॉर्चें रोशन कर ली और लाश के करीब पहुंच गए। यहाँ कोई है, इसने नकाब पहन रखा है, इसने नकाब पहन रखा है, कोई ऑफिसर चीख रहा था। अस्पताल में जेर इलाज लॉरेन जैकब अपने बिस्तर पर दराज टीवी की नशरियात देख रही थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए कह रहा था, इनका कातिल अकिनसास का रॉजर जेम्स हैमंड एफबीआई के एजेंटों की गोलियों का निशाना बनकर खुद हलाक हो चुका है, फरार होते हुए, लेकिन इससे पहले वो सेनेटर लॉस्की को हलाक कर चुका था। इस वक्त ये बताना मुश्किल है कि हेमंड को किस फर्द या किस ग्रुप की कोई या अमली मुआवनत हासिल थी, खास तौर से सफेद फार्मों के हकूक का इदारा जिससे इसका कोई ताल्लुक रहा हो। इसके तावन का कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस की ज्वाइंट कमेटी के चेयरमैन ने वादा किया है कि इस रात सेनेटर की हिफाजत पर मामूर एजेंटों की इंक्वायरी की जाएगी। अब ज्वाइंट कमेटी के इजलास में एफबीआई के एजेंट हार्वे यंग, स्कॉट और टोनी पहुंच गए थे, जिसकी सदारत कमेटी की चेयरमैन कर रही थी। चूंकि मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी की सख्त नाकामी थी, चेयरमैन ने इजलास की सदारत करते हुए ऑफिसर यंग से कहा, जैसा कि तुमने बताया है कि तुम्हें जीनो की निगरानी से हटाया गया था, जिसकी वजह से कातिल हेमंड इस मखसूस हिस्से तक पहुंच पाया था और वहां से तुम्हें एजेंट इंचार्ज लॉरेन जैकब ने हटने का हुक्म दिया था। फौरी तौर पर एलिवेटर की सिक्योरिटी में खलल पैदा हुआ था, सेनेटर, यंग ने अपनी सफाई में कहा। वहां हमारे एजेंटों ने कुमक तलब की थी। एजेंट लॉरेन जैकब ने सही कॉल दी थी। अब ऑफिसर टोनी पेश हुआ। बहरहाल, टीम की तरतीब का टीम लीडर ही फैसला करता है, सेनेटर, वो अपनी सफाई में बोला, और मैं इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर है कि तुम सेनेटर लॉस्की की हिफाजत के लिए टीम लीडर के इंतजाम से मुतमईन नहीं थे। सेनेटर, चेयरमैन ने सवाल किया, लेकिन बल्कि मैं तुम्हारी इस बात से इख्तिलाफ करती हूँ कि तुम एजेंट लॉरेन को इस काम के काबिल ही नहीं समझते। मैं इतना कहूंगा कि ये काम इसके लिए एक चैलेंज था, टोनी ने जवाब दिया। लॉरेन जैकब बेहतरीन एजेंट है, जिसके साथ मैंने काम किया है। ब्यूरो में इसके बराबर कोई भी एजेंट नहीं है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि इससे गलती भी हो सकती है? गलती कोई भी कर सकता है, टोनी ने कहा, खास तौर पर जब आप ऐसे दबाव के तले हों जैसा कि हम थे। वो लोग बाहर निकले तो प्रेस रिपोर्टरों ने उन्हें घेर लिया। बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। एजेंट स्कॉट ने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा, ये शख्स हेमंड बहुत आसानी से अंदर दाखिल हो गया था। ये बात समझ में नहीं आ रही और एक ही एजेंट पर सारा इल्जाम लगा देने से ये मामला हल नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे अपने महकमे की ये राय है कि कातिल अकेले ही काम कर रहा था। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने इदारे से मुत्तफिक नहीं हो? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, ऑफिसर स्कॉट ने अपने साथी हार्वे यंग के साथ आगे बढ़ गया।
कमेटी की चेयरपर्सन इजलास से मुखातिब होकर कह रही थी, इस कमेटी की ये राय है कि जेम्स हैमंड ने अकेले ही सेनेटर की सिक्योरिटी में मुदाखलत की और अपनी हिफाजत या फरार होने की कोई परवाह ना की और यूं एलन लॉस्की का बहिमाना कत्ल कर दिया। बाहर प्रेस रिपोर्टर ने मकतूल एलन लॉस्की के बेटे लॉस्की जूनियर को घेर रखा था। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे वालिद को कत्ल करने की साजिश की गई थी? एक प्रेस रिपोर्टर ने इससे सवाल किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस की मुकम्मल तफ्तीश किए बगैर ही इसे दाखिली दफ्तर किया जा रहा है, बिफरे हुए लॉस्की जूनियर ने जवाब दिया। लेकिन जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब बिस्तर पर दराज दराज लॉरेन के सामने स्क्रीन पर ऑफिसर टोनी प्रेस रिपोर्टरों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। हमसे गलतियां हुई, इसी वजह से सेनेटर लॉस्की हिलाक हुए, वो कह रहा था। और कोई भी गैर मुसद्दिका साजिश के मफरूजे इस बात को बदल नहीं सकते कि ब्यूरो की कमान के ढांचे ही इसके जिम्मेदार थे। शुक्रिया। इस अहमक की बात मत सुनो। अचानक दरवाजे के पास से एक आवाज लॉरेन की समाज से टकराई। लॉरेन ने नजर घुमाकर देखा। दरवाजे पर ऑफिसर यंग गुलदस्ता लिए हुए खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम जानती ही हो कि अपने बजाय तुम्हारी तरक्की को भूल नहीं पाया है। वो आगे बढ़ता हुआ बोला, वो महज हसरत कर रहा है बस। लॉरेन ने कोई जवाब नहीं दिया, महज खामोशी से उसे तकती रही। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये तुम्हारा कसूर नहीं था लॉरेन, ऑफिसर हार्वे यंग बोला। लॉरेन ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। 2 साल बाद सुबह का वक्त था। लॉरेन का बॉयफ्रेंड प्रोफेसर जैक बायरन उठकर नाश्ता तैयार करके ट्रे उठाए हुए बेडरूम में दाखिल हुआ। लॉरेन सोने की हालत में अब भी निढाल निढाल सी बेड पर बिखरी हुई थी। दराज कामत खूबरू नौजवान प्रोफेसर बायरन ट्रे एक तपाई पर रखकर अपनी माशूका के करीब आया। मैंने जबरदस्त ऑमलेट तैयार किया है, वो बोला। लॉरेन को अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस हो रहा था। इसने कसलमंदी से पहलू बदला और अपने महबूब की आंखों में झांकने लगा। तुम बिल्कुल बेकार हो, जानते हो तुम, उसने छेड़ा। तुम्हारे रोमान के तरीके बड़े सादा हैं, जाने मन। ब्रायन के लहजे में अपनायत थी। लेकिन मेरे इरादे कोई मासूमाना नहीं है, याद रखना। कल रात मुझे इसका काफी अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है, वो मुस्कुराई। और अभी तक हमारे पास 2 बोतलें बची हुई हैं। लेकिन आज रात नहीं, लॉरेन ने कहा। मुझे स्टूडेंट गैलरी के इफ्तिताह के लिए तैयार होना है। मेरे मज़ामीन की अभी तक तैयारी ही नहीं हो सकी, जैक ब्रायन बोला। अब मुझे जाना है, मुझे 8 बजे से पहले ग्रेग से मिलना है। इसने झुककर कहा और जाने के लिए तैयार होने लगा। आर्ट सेंटर में साबिक एफबीआई एजेंट स्कॉट बड़ी दिलचस्पी से लॉरेन को स्केच करते हुए देख रहा था, जो इसकी मौजूदगी से कतई बेखबर अपने काम में मसरूफ थी। फिर वो किसी की मौजूदगी का एहसास करके मुड़ी। स्काई, वो हैरत से इसकी तरफ बढ़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों खुश होकर एक दूसरे से लिपट गए। स्कॉट का शेफ बड़ा हुआ था और इसके चेहरे से थकन और इस्मेहलाल हवेदा थे। मैंने सोचा कि 2 साल बाद तुमसे मिलूं। वो इसे लेकर बालाई मंजिल पर एक रेस्तोरां में आ गई और दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठ गए। तुमने मुझे कैसे तलाश कर लिया? लॉरेन ने पूछा। लहनी, मैं 6 साल तक तुम्हारा पार्टनर रह चुका हूँ, स्कॉट बोला। शायद तुम्हें याद नहीं रहा। मैं समझी थी कि मैं अपने सारे निशान मिटा चुकी हूँ, लॉरेन मुस्कुराई। फिर तुम्हें चांद पर जाना पड़ता, कहीं दूर नहीं, स्कॉट भी मुस्कुराया। मैंने सुना है कि तुम मुलाजमत छोड़ चुके हो, लॉरेन ने पूछा। हाँ, वक्त आ गया था। मैंने सुना है कि वहाँ हालात खराब हो गए थे। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, स्काई ने जवाब दिया। बस वो मेरी बकवास से तंग आ गए थे और मैं इनकी बकवास से तंग आ गया था। वो हंसने लगा। बहरहाल मैं बहुत मसरूफ रहा हूँ। इसे नजरें उठाकर बराह रास्त लॉरेन की स्याह आंखों में झांका। मैं एंथोनी लॉस्की के साथ काम करता रहा हूँ। मैं इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, वो एक लम्हे खामोश रहने के बाद बोली। ये ना कहो कि तुमने इस दौरान इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ। पुरानी लॉरेन जैकब का कोई वजूद नहीं रहा, वो कदे तेज लहजे में बोली। जेम्स हेमंड ने 7 जमातें भी नहीं पढ़ी थी। क्या तुम्हारे ख्याल में इस लिफ्ट में खुद कोई खराबी की होगी? क्या तुम समझती हो कि वो इतना होशियार था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी को धोखा दे सकता, हमारे बेहतरीन कारकुनों को मार सकता और अकेले ही हमारे आइंदा के सदर को हलाक कर सकता? स्कॉट का लहजा तेज हो गया। स्काई, स्काई प्लीज, मैं इस पर 1 साल से काम कर रहा हूँ, वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला। मैंने कमेटी की सारी तहकीकात का मुताला किया है। 400 केस छाने हैं। अटॉर्नी जनरल अगले हफ्ते शहर आ रहा है। इससे हमारी मुलाकात तय है। इसने रुककर मोहतात नजरों से उधर इधर उधर देखा और फिर फर्श पर रखे हुए अपने बैग में से एक भूरे रंग का लिफाफा निकालकर मेज पर रखने के बाद अंदर से एक कागज निकाला और आहिस्ता से लॉरेन की तरफ खिसका कर बोला, मुझे ये मिला है। लॉकशीट? जिन अफराद का उन्होंने इंटरव्यू किया था, लॉरेन इस कागज का मुताला करती हुई बोली। तो फिर कमेटी ने तो हजारों अफराद का इंटरव्यू किया था। ये लॉकशी तो बहरहाल है, लेकिन इससे किसी इंटरव्यू का कोई पता नहीं चलता, कोई कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं, कोई फाइल नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। स्कॉट ने इंकशाफ किया।
इस लॉक को दफन कर दिया गया था। लॉरेन, किसी ऐसे शख्स ने जो नहीं चाहता था कि वो इंटरव्यू पढ़े। वो खामोश होकर उसे तकने लगा। लॉरेन के चेहरे पर फिक्र की परछाइयां लहराने लगी। मैं वहां नहीं जा सकती स्काई, बिलाखिर वो बोली। ये बड़ी तकलीफदेह बात होगी। हम मामले के बहुत करीब पहुंच चुके हैं लॉरेन। स्काई के लहजे में इल्तिजा थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? लॉरेन ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम ये देख लो। स्कॉट ने वो कागज फिर इसकी तरफ खिसका दिया। पुराने वक्तों की खातिर उसने एक लम्हे तौकफ किया। मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, अगर कुछ हो गया। वो जुमला अधूरा छोड़कर इसे तकने लगा। लोरेन इसकी आंखों में झांकते हुए इसकी बात समझ गई। फिर एक लम्हे तौकफ के बाद पूछा। स्काई, आखिर आखिरी बार तुम कब सोए थे? मुझे याद नहीं। स्काई हंस पड़ा। तो फिर तुम मेरे घर चले जाओ, वहां कुछ आराम कर लो। लॉरेन ने अपने हैंडबैग से अपने घर की चाबी निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। मैं 2 घंटे के बाद आकर तुमसे मिलूंगी, हम फिर बात करेंगे। इससे पहले कि तुम मुस्तकबिल की कोई बात करो, स्काई फलसफियाना अंदाज में बोला, तुम्हें अपने माजी से समझौता करना होगा। तुम जानती हो ना कि मैं सही कह रहा हूँ। लॉरेन ने कोई जवाब नहीं दिया, महज उसे तकती रही और चली गई। स्काई उठकर खड़ा हुआ, इसे झुककर लॉरेन के गाल का बोसा लिया और मुस्कुराता हुआ रुखसत हो गया। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक शख्स इनसे कुछ ही फासले पर एक सतून के बिल्कुल पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था और इनकी सारी बातें सुनता रहा था, और अब वो भी हरकत में आ गया। लॉरेन ने अपने घर के बाहर कार रोकी और जीना तय करती हुई ऊपर पहुंची ही थी कि उसे अपने बेडरूम से आती हुई मर्दाना आवाजें सुनाई दी। वो एकदम से चौकन्ना हो गई और इसने एक दीवार के पीछे आड़ ले ली। कॉरिडोर सुनसान था। दूसरे सिरे पर वाकई इसके बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। सामने ही स्काई शदीद जख्मी हालत में कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सर, नाक और खून से इसके सर, नाक और मुंह से खून बह रहा था। एक शख्स इसके सामने खड़ा अपने साथी से गुफ्तगू कर रहा था। लॉरेन छुपकर दहशत आमेज नजरों से इस गाय को देखने लगी। एक शख्स टहलता हुआ खुले दरवाजे के पास से गुजरा। अगर इसके पास कुछ होता तो ये हमें बता देता, वो अपने साथी से कह रहा था। लॉरेन के बारे में क्या ख्याल है? दूसरा शख्स कदम उठाकर इसके पास आया। इसे तलाश करना होगा, ये इससे यूं ही मिलने नहीं गया था। पहले इस शख्स ने कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में वो इसका मतलब समझती है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, हमें वहां तक पहुंचना होगा। पहले शख्स ने जवाब दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? दूसरे शख्स ने पूछा। इसे हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। अचानक स्काई ने लॉरेन को दीवार के पीछे देख लिया और आंखों के जाविये से इशारा करने लगा कि वो वहां से भाग जाए। लॉरेन को इसकी जख्मी हालत देखकर रोना आ रहा था। वो दोनों जो कोई भी थे, लॉरेन के लिए अजनबी थे। वैसे भी इनके दरमियान तवील कॉरिडोर हायल था, लिहाजा लॉरेन के लिए उन्हें पहचानना नामुमकिन था। बेहतर है कि चलें, पहले शख्स ने कहा और इसके साथ ही रिवॉल्वर निकालकर स्काई के सर में गोली मार दी। स्काई के सर से खून का एक फवारा बुलंद हुआ। लॉरेन मारी दहशत के दीवार के पीछे गिर गई। स्काई कुर्सी से लुढ़क कर मुंह के बल फर्श पर गिरा और साकित हो गया। यकायक लॉरेन अपनी जगह से उठी और भाग खड़ी हुई। वो दोनों एकदम से चौकन्ना हो गए और भागती हुई लॉरेन पर गोलियां बरसाते हुए इसके ताकुब में भागे। लॉरेन ने दूसरी मंजिल से नीचे सड़क पर खड़ी हुई एक कार की छत पर छलांग लगा दी और उलटकर सड़क पर गिरी, संभली और बेतहाशा भागने लगी। वो दोनों तेजी से नीचे आए और इसके पीछे दौड़ने लगे। लॉरेन गली दर गली भाग रही थी, कभी इसकी कार के पीछे, कभी उस कार के पीछे, कभी इस दुकान में, कभी उस दुकान में, कभी इस जीने के पीछे, कभी उस गली में, और वो दोनों रिवॉल्वर बदस्त इसके पीछे भाग रहे थे। बिलाखिर जब वो शाहराह पर पहुंचे तो लॉरेन का कहीं भी नामो निशान ना था। शाहराह पर ट्रैफिक रवां दवा था और लॉरेन एक मिल्क वैन के पीछे एक खाने में बैठी उड़ी चली जा रही थी। एफबीआई के डिवीजन चीफ नेट का टेलीफोन बज उठा। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मैं लॉरेन बोल रही हूँ, लॉरेन जैकब। दूसरी तरफ से लॉरेन एक टेलीफोन बोझ से कह रही थी। नेट की पेशानी पर शिकने नमदार हो गई। हाँ, हमारी पुरानी साहब का साथी, वो माउथपीस में बोला। सुना है कि तुम डिवीजन चीफ बन गए हो। लॉरेन की आवाज कांप रही थी। अब तो 1 साल हो चुका है, नेट ने जवाब दिया। क्या तुमने महज मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है? सुनो नेट, मुझे कोर्ट आर्डर पेश है। स्काई मुझसे मिलने आया था। 2 अफराद ने उसे मार डाला है। उन्होंने उसे गोली मार दी है। वो मर चुका है। वो रोने लगी। ये पेशावराना अंदाज था। अब वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कि क्या हो रहा है। जरा सुकून से। नेट ने कागज कलम संभाल लिया। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। क्या तुम वहां रह सकती हो? क्या तुम महफूज हो? सही है। तुम जरा सब्र से काम लो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता हूँ। जब तक हम तुमसे राब्ता ना करें कहीं ना जाना, समझ गई? इसने रिसीवर रख दिया। नेट के चेहरे से परेशानी टपकने लगी। अगले ही लम्हे इसने अपने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। अब लाइन महफूज कर लो, उसने अपनी सेक्रेटरी को हुक्म दिया। लॉरेन जैकब रेस्टोरेंट में एक तरफ सोफे पर बैठी हुई थी। अचानक कोने में वाक़ टेलीफोन बूथ में घंटी बज उठी। वो तेजी से उठी और भागकर रिसीवर उठा लिया। मैं लॉरेन हूँ। कोड 33487।
दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, क्या तुम उसे देख सकती हो? लॉरेन ने गर्दन मोड़कर शीशे के इस पार बाहर सड़क पर खड़ी हुई एक पुलिस कार पर उचटती हुई निगाह डाली। हाँ, वो बोली। मजीद शनाख्त? यूनिट 17, काउंटी शेरिफ ऑस्कर पर्लमैन। समझ गई। वो रिसीवर रखकर वापस अपनी सीट पर आई और अपना हैंडबैग उठाकर सदर दरवाजे से बाहर आ गई। सामने ही सफेद रंग की एक पुलिस कार खड़ी थी। वो जल्दी से जीना तय करके इसमें सवार हो गई। जैकब? इसके पहलू में स्टीयरिंग संभाले हुए पुलिस ऑफिसर ने पूछा। हाँ, वो बोली। कार तेजी से रवाना हो गई। क्या तुम जख्मी हो? ऑफिसर ने ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखा कर पूछा। मुझे बताया है कि एक एजेंट मारा गया है। मेरा पार्टनर, लॉरेन ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हें डाउनटाउन ले जाना होगा। शुक्रिया। जो शख्स मारा गया है क्या वो तुम्हारा दोस्त था? बेहतरीन दोस्त था। मुझे सुनकर अफसोस हुआ। यूनिट 17, इस वक्त 4:15 जारी है। अचानक कार के डैशबोर्ड में नस्ब वायरलेस से एक नुस्वानी आवाज उभरी, कांग्रेस और साउथ प्लेटिव के कोने पर। क्या वो छुपा हुआ था? ऑफिसर ने इस नुस्वानी आवाज की तरफ ध्यान दिए बगैर पूछा। क्या तुम्हारा दोस्त डेपकोर में था? लॉरेन ने कोई जवाब देने की बजाय उसे घूर कर देखा। उन्होंने मुझे पूछने के लिए कहा है कि तुम्हें कुछ दिया गया है या नहीं। वो ये पता करना चाहते हैं। यूनिट 17, प्लीज जवाब दो। वायरलेस से दोबारा नुस्वानी आवाज उभरी। ऑफिसर ने फिर सुनी अनसुनी कर दी और अपनी बात जारी रखी। वो चाहते हैं कि मैं यकीन कर लूं, इससे कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये अहम है, सही? अब लॉरेन को इस शख्स पर पूरा पूरा शुबा हो गया कि वो काउंटी शेरिफ ऑस्कर पर्ल के भेस में कोई और था। ऑस्कर? ऑस्कर पर्ल? इसने इसे आजमाने के लिए कहा। क्या इसका ये नाम था? ड्राइवर ने पूछा। तुम्हारे पार्टनर का? लॉरेन के शुबे की तस्दीक हो गई थी। इसकी आंखें हैरत और खौफ के मारे फैल गई थीं। वो शख्स इसकी कैफियत से बेनियाज बदस्तूर ड्राइव कर रहा था। लॉरेन बिल्कुल चौकन्ना हो गई। अब इसके साथ कुछ भी पेश आ सकता था। अचानक सिग्नल की लाल बत्ती रोशन होगी। ड्राइवर ने फुल ब्रेक लगाने चाहे, लेकिन लॉरेन ने अचानक इसका स्टीयरिंग पकड़कर घुमा दिया और घुमाती चली गई। ए, तुम क्या कर रही हो? ड्राइवर ने बुखलाकर चीखा। कार लहराती हुई एक कार को जबरदस्त टक्कर मारती हुई एक इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराई। ड्राइवर का सर बुरी तरह स्टीयरिंग से टकराया और फिर वो एक झटके से सीट की पुश्त से टकराया। लॉरेन ने फुर्ती से इसके होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर इस पर तान लिया। तुम कौन हो? वो चीखी। उफ, इसे रख दो, इसे रख दो। मैं पुलिस वाला हूँ। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तुम कौन हो कमीने? लॉरेन दोबारा चीखती हुई बोली। मैं पुलिस वाला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वो शख्स एक सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर यकायक इस पर झपटा। लॉरेन ने ट्रिगर दबा दिया। गोली इसके सीने में बेबस हो गई और वो उलटकर सीट पर ढेर हो गया। लॉरेन तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन इसे रिवॉल्वर बदस देखकर लोग भागने लगे। लॉरेन तेजी से एक सीमित भागती चली गई। लॉरेन का महबूब प्रोफेसर बायरन इसकी गली में दाखिल हुआ तो वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। एक कार का शीशा चकनाचूर था और लॉरेन के मकान के बाहर पुलिस फोर्स, एफबीआई, पुलिस कारें और एम्बुलेंस नजर आ रही थी। वो हक्का बक्का मकान की तरफ बढ़ा। पीछे हटो। एक पुलिसमैन ने जल्दी से बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। यहाँ क्या हो रहा है? बायरन ने पूछा। पता नहीं, वफाकी पुलिस वाले यहाँ इंचार्ज हैं। वो बोला। हम बस साथ देने के लिए आए हैं। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है। मुझे इसको। बायरन ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। सही, जरा रुको। उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। एक शख्स यहाँ आया है जो अपने आप को लॉरेन जैकब का बॉयफ्रेंड बताता है। इसने मकान के अंदर मौजूद एफबीआई वालों को पैगाम दिया और फिर बायरन को जाने की इजाजत दे दी। जैक बायरन तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। लॉरेन कहाँ है? इसने एक ऑफिसर से पूछा। वहां एफबीआई की टीम भी मौजूद थी। वो वफाकी पुलिस वाले भी हर तरफ छाए हुए थे। रुको, रुको, जरा रुको। एफबीआई एजेंट ऑफिसर हार्वे यंग ने उसे रोक लिया और फिर अंदर जाने की इजाजत दे दी। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या है? वो कहाँ है? लॉरेन कहाँ है? बायरन बौखलाया बौखलाया सा इधर उधर देखकर यंग से मुखातिब हुआ। इस बात की हमें उम्मीद है कि तुम हमें बता सकोगे, हार्वे यंग ने कहा। इसके पीछे डिवीजन चीफ नेट खड़ा था। बायरन निढाल सा होकर एक सोफे पर बैठ गया। नेट घूमकर इसके पीछे खड़ा हो गया। एजेंट यंग ने बायरन को एक गिलास पानी लाकर दिया। मैंने तुम्हें बताया है कि पूरे दिन मेरी क्लास थी। मैं सुबह से इससे नहीं मिल सका। होमिसाइड वाले स्काई की लाश एक मखमली चादर में लपेटकर ले जा रहे थे। क्या तुमने रात यहाँ गुजारी थी? नेट ने सवाल किया। हाँ। क्या इसमें कोई अजीब बात देखी थी? नेट ने फिर सवाल किया। अजीब बात? बायरन ने पलट कर हैरत से सवाल दोहराया। क्या ऐसा लगा था कि इसे किसी बात की परेशानी हो? यंग ने पूछा। क्या तुम ये समझते हो कि इस बात का इससे कोई ताल्लुक होगा? बायरन ने गिलास मेज पर रख दिया। सुनो, हमारे नजदीक ये बेफिक्र होने की बात नहीं, नेट ने कहा। स्कॉट हमारा दोस्त था। बायरन की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो पलट कर फिर नेट को तकने लगा। क्या तुम उसे जानते थे? इसके सामने खड़े हुए यंग ने पूछा और फिर इसके सामने सेंटर टेबल पर बैठ गया। हम एक साथ काम करते थे।
जैक, स्कॉट, मैं और लॉरेन। वो मुस्कुरा रहा था। क्या वो एजेंट थी? बायरन हैरत से इसकी शक्ल तकने लगा। हाँ, आज तक मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है वो इनमें बेहतरीन थी, हार्वे यंग ने जवाब दिया। बायरन का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। वो सोफे की पुश्त से जा लगा। इसने कोई 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया था। यंग ने उसे आगाह किया। शायद वो अपनी जिंदगी के इस दौर को भुलाना चाहती थी। लगता है कि अचानक कोई बात सामने आ गई होगी। तुम जरा आराम से क्यों नहीं बैठ जाते? हम ये संभाल लेंगे। इसी वक्त एक दिलकश खातून एजेंट अंदर के दरवाजे से नमूदार हुई और सीधी नेट की तरफ बढ़ गई। हार्वे यंग भी उठकर इनके पास पहुंच गया। तीनों बायरन के पीछे खड़े होकर आपस में गुफ्तगू करने लगे। हम बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं, लड़की कह रही थी। इसने यूनिवर्सिटी के करीब एक पुलिसमैन को गोली मार दी है। ओह मेरे खुदा! बायरन के मुंह से सरगोशी सी निकली। लड़की अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी। और 1 घंटा पहले इसने अपना चेकिंग अकाउंट भी साफ कर दिया है। सही है, नेट बोला। तुम इसकी तफसील मालूम करो। मुझे यहाँ इसकी ज़िंदगी के बारे में हर बात मालूम करनी है। हमें छोड़ने के बाद अगर इसने किसी को मुस्कुराकर भी देखा हो तो मुझे इसके बारे में मालूम करना है। जरा आहिस्ता, यहाँ कोई गड़बड़ जरूर है। यंग ने नेट से सरगोशी की। लानत हो, नेट गुस्से से बोला। कुछ भी सही नहीं है। हमारा एक साबिका साथी कफन में बंद हो चुका है। एक मकामी पुलिस वाले को गोली मारकर हलाक किया जा चुका है। मैं भी कहता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं इसे जानता हूँ, यंग ने कहा। जब भी इसे कहीं सुकून मिला वो हमें जरूर कॉल करेगी। तुम इसे जानते होगे, वो तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्त थी। लेकिन इस वक्त वो फरार हो चुकी है, नेट बोला, और हमें इसको किसी मकाम से पकड़ना होगा। बायरन सोफे से उठकर खुली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। स्कॉट की लाश एम्बुलेंस में रखी जा रही थी। एजेंट यंग टहलता हुआ इसके पास आ खड़ा हुआ। तो अब? बायरन इसकी तरफ मुड़ा। मैं इसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ, यंग बोला। अगर किस्मत ने साथ दिया तो किसी गोलियां चलाने के शौकीन हीरो से पहले इसे तलाश कर लूंगा। वो इसकी जिम्मेदार नहीं है, मैं इसे जानता हूँ, बायरन ने कहा। मेरा मतलब है कि वो इस काबिल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, मैं इसे जब से जानता हूँ। मैं भी इसे जानता था, यंग बोला। तुम सही कह रहे हो। तुम घर जाओ और फोन के पास रहो। अगर वो तुम्हें कॉल करती है तो सबसे पहले मुझसे रब्ता करना। ओके? मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इसे तलाश कर लूंगा। जैक बायरन ने उससे मुसाफा किया और वहां से रुखसत हो गया। जैकब लॉरेन किराए की कारें बदल बदल कर सफर कर रही थी और जगह जगह छुपती फिर रही थी। पुलिस और एफबीआई मुसलसल इसका ताकुब कर रहे थे। इस रात इसने जिस होटल में पनाह ले रखी थी वहां इसके कमरे में टीवी खबरें नशर हो रही थी। न्यूज रीडर बता रही थी। एनी शाहिदों का कहना है कि एक पिस्तौल बरदार सफेद फार्म औरत को कार से निकलकर भागते हुए देखा गया था। इस मौके पर फेडरल स्टेट और लोकल तफ्तीश कुनंदगान मौके वारदात पर मौजूद हैं। लॉरेन बाथटब में नहाते हुए ये खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। जैक बायरन शहर के होटलों और मोटलों को फोन करके इसका हुलिया बयान कर रहा था। हाँ, हो सकता है कि इसने खुद को किसी और नाम से रजिस्टर कराया हो। हमारा झगड़ा हो गया था। हाँ, स्याह बाल, 5 फीट 4 इंच कद, बहुत हसीन। ओके, शुक्रिया। इसने रिसीवर रख दिया। इसी वक्त इसका प्रोफेसर दोस्त ग्रेग कॉफी की 2 प्यालियां उठाए हुए कमरे में दाखिल हुआ। मैंने शहर के सब होटलों और 100 मील की हदूद में वाक़ सब अस्पतालों को फोन कर दिया है, वो बोला। जैक, तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। ग्रेग ने कॉफी की एक प्याली इसके सामने मेज पर रखकर खुद भी इसके सामने बैठ गया। ग्रेग, वो अकेली है और खौफजदा भी है। इसे मदद की जरूरत है। इसके एफबीआई के दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है? ग्रेग ने पूछा। अगर इसे इन पर भरोसा होता तो वो यूं फरार ना होती। क्या ख्याल है? जैक एक इस्तेहजाइया मुस्कुराहट के साथ बोला और एक गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। एफबीआई एजेंट हॉर्वे यंग अपने दफ्तर में बैठा तन्हा एक फाइल पर कुछ तहरीर कर रहा था। अचानक इसके फोन की घंटी बज उठी। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एजेंट यंग, वो माउसपीस में बोला। ये मैं हूँ। दूसरी तरफ से लॉरेन की आवाज समा बरगोश हुई। वो एकदम से चौंक कर सीधा हो बैठा। तुम खैरियत से हो? तुम कहाँ हो? किसी महफूज जगह पर हूँ। यंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर टैप का बटन ऑन कर दिया। ओके, मुझे बता दो कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें ले आऊंगा। हाँ, नेट ने भी यही कहा था। और जिस कमीने को इसने मुझे लेने के लिए भेजा था वो हमारा साथी नहीं था, लिहाजा मुझे इसको गोली मारनी पड़ी, लॉरेन बोली। हमें इल्म नहीं कि वो कौन था, यंग ने अपनी लाइल्मी जाहिर की। तो फिर बेहतर है कि इसका पता करो, लॉरेन गुस्से से बोली। सुनो लॉरेन, तुम्हें मुझको लाने की इजाजत देना होगी, यंग बोला। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए। स्काई कुछ करना चाह रहा था। कुछ लॉस्की के कत्ल के मुतालिक बात थी। लॉस्की? वो तो 2 साल पहले हम दाखिले दफ्तर कर चुके हैं, यंग ने जवाब दिया। हाँ, हो सकता है कि तुमने यही किया हो, लेकिन ना तो स्काई ने ऐसा किया था और ना ही मैंने। लॉरेन, तुम तो यूं चलता फिरता शिकार हो कि जल्दी या बदेर कोई ना कोई तुम्हें मार डालेगा।
इसी वक्त यंग की एक शरीके कार एजेंट दरवाजे पर नमूदार हुई। यंग ने इसे हाथ उठाकर एक मखसूस इशारा किया। वो पलटकर भागी। यंग कह रहा था, मैं तुम्हें यहाँ ले आता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम क्या जानती हो, और फिर इस पर मिलकर काम करते हैं। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम इस कॉल का पता चलाने की कोशिश कर रहे हो, लॉरेन बोली। लिहाजा मैं ये फोन बंद कर रही हूँ। लॉरेन, मुझे मदद करने दो, यंग ने इसरार दिया। इसका फैसला करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। मैं बाद में कॉल करूंगी, ये मेरा वादा है। रुको, अपना ख्याल रखना हार्वे, यहाँ बड़ा गंद है। इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। हार्वे यंग ने रिसीवर रखा ही ताकि इसकी साथी एजेंट दोबारा नमूदार हुई। हेदवे काउंटी, इसने इत्तला दी। इतनी देर में यही मालूम हो सका। हार्वे यंग बहुत परेशान नजर आने लगा था। इसकी साथी अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कह रही थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम जानते हैं कि वो कौन सी कार चला रही है। वो आगे आकर एक रिपोर्ट हार्वे के सामने करती हुई बोली, कल रात इसने एक कार किराए पर हासिल की थी, इसलिए इसके लिए इसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा था। हार्वे ने रिपोर्ट इससे ले ली। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।